हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा समझा जाता है कि नाट्य कला का विकास सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर नाटक की रचना की गई और नाट्य कला का विकास हुआ। और इसके बाद भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटकों के विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया है। नाट्य कला की उत्पत्ति देवी है, अर्थात दुख रहित सत्य युग बीत जाने पर त्रेता युग के आरंभ में देवताओं ने सृष्टा ब्रह्मा से मनोरंजन का कोई ऐसा साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना की जिससे देवता लोग अपना दुख भूल सकें और आनंद प्राप्त कर सकें। इसके फलस्वरूप उन्होंने ऋग्वेद से कथोपकथन, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक का निर्माण किया और विश्वकर्मा ने रंगमंच बनाया आदि। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारत में ही जो ये रंगमंच का विकास, रंगमंच की शुरुआत है वो भारत से ही हुई थी और धीरे धीरे इसका विकास भी यहीं से होना शुरू हुआ था। ये सब हमारे जो चारों वेद हैं उनमें हम देख सकते हैं, उनमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम भारतीय रंगमंच का इतिहास एवं विकास कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास रहा, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं भारतीय रंगमंच के इतिहास और फिर इसके विकास की प्रक्रिया को। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। ये तो पूरा विश्व ही जानता है दोस्तों। इसका प्रत्येक पक्ष इसकी खूबसूरती को भी दर्शाता है। भारतीय रंगमंच भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है, जो एशिया और यूरोप के सबसे प्राचीन रंगमंचों में से एक है। जो भारत का रंगमंच है, जो भारत की संस्कृति है, ये सबसे प्राचीन है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। और जो इतने भी एशिया और यूरोप के रंगमंच हैं, इनमें से सबसे प्राचीन रंगमंच भी भारत का ही है। भारत के शास्त्रीय रंगमंच का प्रारंभिक रूप संस्कृत रंगमंच था। हम सभी जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जो पश्चिम में ग्रीक और रोमन रंगमंचों के विकास के बाद अस्तित्व में आई। भारत में रंगमंच में एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है, जो देश के प्राचीन अनुष्ठानों और मौसमी उत्सवों से निकटता से संबंधित है। जो पहले भारतीय रंगमंच था, इसमें जितने भी नाटक हुआ करते थे वो सब पौराणिक कथाओं पर या त्योहारों के हिसाब से हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र विश्व का सबसे प्राचीन नाट्य ग्रंथ माना जाता है, जिसमें नाटक के 10 वर्गीकरणों का वर्णन किया गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रारंभ में जो नाटक हुआ करते थे उसमें देवताओं की असुरों पर विजय जैसे दिव्य प्रसंग ही प्रदर्शित किए जाते थे। फिर भारत में रंगमंच एक कथा के रूप में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे इसमें गायन और नृत्य रंगमंच के अभिन्न अंग बनते गए, यानी कि इसमें फिर गायन और नृत्य को भी शामिल किया गया। भारतीय कथाओं, साहित्य और कला के अन्य सभी रूपों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही एक तरह से रंगमंच का निर्माण किया गया। और रंगमंच में नाटकों के द्वारा हमने देवताओं और असुरों के विषय में अच्छी तरह से देखना और समझना शुरू किया। एक सिद्धांत के अनुसार भारत में सिकंदर महान के हमले के बाद ग्रीक सेना ने ग्रीक शैली के नाटकों का मंचन किया और भारतीयों ने फिर जो वो प्रदर्शन कला थी उसको आत्मसात किया, उसको अपनाया। जबकि कुछ विद्वानों का तर्क है कि पारंपरिक भारतीय रंगमंच ने इसकी शुरुआत की थी। एक मान्यता है दोस्तों कि शास्त्रीय यूनानी रंगमंच ने इसे रूपांतरित करने में सहायता की है। 10वीं और 11वीं सदी में इस्लामी दौर शुरू हुआ, जिसने रंगमंचों को पूर्णतः हतोत्साहित किया। जब इस्लामी दौर शुरू हुआ तो रंगमंच है, इनको हतोत्साहित किया जाने लगा। इनका धीरे धीरे एक तरह से इनमें गिरावट आने लगी। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में फिर यह पुनः क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया गया और 17वीं शताब्दी में मेरठ में
मुक्ताकाश नाट्य संगठन की स्थापना की गई, जिसने तत्कालीन समाज की वास्तविकताओं को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो ये मुक्ताकाश नाट्य संगठन है, जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय जो समाज में परिस्थितियां थी उनको रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आधुनिक भारतीय रंगमंच ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक विकसित हुआ। दोस्तों, इस दौरान ही भारतीय नाट्य शैली में पाश्चात्य शैली का भी सम्मिश्रण होता गया और संस्कृत शास्त्रीय और पश्चिमी शास्त्रीय नाटकों, विशेषकर शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवादित स्वरूप रंगमंच पर दिखाए जाने लगे। अब तक भारतीय भाषाओं में नाटक एक प्रमुख साहित्यिक शैली के रूप में विकसित नहीं हुआ था और फिर इसी दौरान रंगमंच का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसके साथ ही शहरी मनोरंजन रंगमंच का उदय हुआ, यानी कि रंगमंच में अब मनोरंजन के साधन और भी ज़्यादा बढ़ते चले गए और यह औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े शहरों की बढ़ती आबादी को मनोरंजन प्रदान करने के लिए विकसित हुआ। दोस्तों, जब सिनेमा नहीं था तो जो ये नाटक थे, रंगमंच थे, यही लोगों के मनोरंजन का एक प्रमुख साधन होता था। नई शहरी रंगमंच लोकप्रिय रूप से पारसी रंगमंच के रूप में जाने लगा और फिर ये जो शैली थी वो पश्चिमी प्रकृतिवादी नाटक, ओपेरा और कई स्थानीय तत्वों का एक मिश्रण थी। विशाल मंच और रंगीन पृष्ठभूमि पर आधारित तमाशा इसका एक अनिवार्य हिस्सा था और फिर पारंपरिक लोक और जनजातीय रंगमंच के विपरीत पारसी रंगमंच अब आंतरिक क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जाता था, जिसे अब प्रोसेनियम रंगमंच कहा जाता है। दोस्तों, भारत में रंगमंच के विकास का जो दूसरा चरण था वो लोक रंगमंच था, यानी कि अपने अपने क्षेत्रों का जो मौखिक परंपराओं पर आधारित था। भारत के अधिकांश हिस्से में आज भी यह रंगमंच जारी है। भारतीय रंगमंच मुख्यतः दो भागों में विभाजित था। पहला था धार्मिक और दूसरा था लौकिक, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक रंगमंच जो था उसमें धार्मिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता था, जो गायन, स्वर, वाचन और नृत्य पर आधारित था। और लोक रंगमंच में प्रेम और वीरता से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित धर्मनिरपेक्ष विषय शामिल किए जाते थे और इसका जो एकमात्र उद्देश्य था, रंगमंच का एक ही उद्देश्य था कि इससे जनता का मनोरंजन हो सके, जनता को मनोरंजन प्रदान कर सके। शहरी, मध्य और कामकाजी वर्गों को लुभाने के लिए तैयार है जो रंगमंच था, यह मेलोड्रामा, हास्य, प्रेम और सामाजिक आलोचना की प्रस्तुति करता है। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोलकाता, दिल्ली, बम्बई और चेन्नई जैसे नए उभरते बड़े शहरों में ये विकसित हुआ और उसके बाद पेशेवर समूहों द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला जो ये रंगमंच था वो सिनेमा के उद्भव से पहले बड़े पैमाने पर मनोरंजन का एकमात्र स्रोत था। यानी कि जब तक सिनेमा का भारत में उदय नहीं हुआ था तब तक जो ये रंगमंच था यही एकमात्र स्रोत था लोगों के मनोरंजन करने का। संगीत, तमाशा और मेलोड्रामा पर जोर देने के साथ उनकी प्रस्तुतियां भारतीय सिनेमा का प्रतिमान बन गई। और फिर क्या हुआ, महाराष्ट्र और असम जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर मनोरंजन रंगमंच को धीरे धीरे लोकप्रिय सिनेमा द्वारा 1970 तक दबा दिया गया। यानी कि धीरे धीरे फिर जब सिनेमा का भारत में जोर हुआ, लोग सिनेमा पर फिल्म देखने लगे, तो उस समय जो 1970 तक इसको एक तरह से इसका जो अस्तित्व था वो एक तरह से खतरे में पड़ गया, कम होता गया, इसकी जो लोकप्रियता थी वो कम होती गई। लेकिन फिर भी मनोरंजन रंगमंच ने आम जनता को रोमांचित किया। लेकिन अब जो आधुनिक भारतीय आबादी के संवेदनशील वर्ग है, विशेष रूप से शिक्षित लोग, उन्होंने इसकी आलोचना की। इससे साहित्यिक, नाटक और शौकिया रंगमंच का मार्ग प्रशस्त हुआ। साहित्यिक नाटक भारत के विभिन्न भागों में भारतीय भाषा लेखकों द्वारा लिखे गए ऐसे नाटककारों में से सबसे प्रसिद्ध नाटककार थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाटक की शैली को उतना ही समृद्ध किया जितना उन्होंने कविता और उपन्यास को समृद्ध किया था। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि किस तरह से भारतीय रंगमंच का इतिहास था और कैसे कैसे इसका विकास हुआ और फिर धीरे बीच में ऐसा समय भी आया कि इसको एक तरह से भुलाया गया, इसको इसकी इतनी
इतना इसका विकास नहीं हो पाया जितना होना था। उसका कारण था कि भारत में सिनेमा का उदय हो गया था और लोग सिनेमा हॉल पर ही जाना ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें उसका मनोरंजन ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन 1970 तक ये दबा रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने इसे उभारना शुरू किया और इसका विकास हुआ और नाटकों को अच्छे अच्छे नाटक लिखे जाने लगे जिनका रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाने लगा। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।